हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेज में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहला विकल्प है आ, ई, ऊ और ओ। और प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा वर्ण मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो स्वर तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दीर्घ नहीं पूछा जा रहा है, मूल दीर्घ पूछा जा रहा है। तो दीर्घ स्वरों के बारे में आपको याद होगा, दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से थे? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इतने वर्ण सेवन वर्ण जो थे, 7 वर्ण वो हमारे दीर्घ स्वर थे। इनमें आ, ई, ऊ ये 3 वर्ण जो हैं इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों को हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। आ, ई, ऊ वर्ण जो हैं ये दीर्घ स्वर होने के साथ साथ मूल दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इन स्वरों से जो दूसरे दीर्घ स्वर हैं उनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। तो आ, ई, ऊ हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं और ओ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प था 2, 4, 3, 6, लेकिन आंसर हमारा 3 सही है। अब देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर प्रश्न में आ जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। अब इसी प्रश्न में अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा हम दूसरी तरफ से कर दें कि यहाँ पर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि मात्रा शब्द को हटा करके और यहाँ पर लिख दिया जाए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के बजाय अगर प्रश्न बदल जाता है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन स्वरों के नाम बदल जाते हैं। वहाँ पर जिह्वा के आधार पर जो स्वर होंगे उनके नाम हैं अग्र, पश्च और मध्य। 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन नाम बदल जाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुंह के अग्र भाग से होता है वह अग्र स्वर, जिनका मध्य से होता है उन्हें मध्य स्वर, और जिनका पीछे से उच्चारण होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्न वर्णों में कौन सा अंतःस्थ वर्ण है? निम्न वर्णों में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? पहला विकल्प हमारा है ग, अगला विकल्प है जा, अगला है वा और अगला विकल्प है शा। और पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो अब हम देख लेते हैं जाकर के कि हमारे अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। य, र, ल, व हमारे अंतःस्थ वर्ण हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण हम अपने अंतःकरण से करते हैं। तो ये 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण, इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, ओंठ और कंठ से होता है, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अंतःस्थ वर्ण देख लेते हैं कौन सा है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा है व वर्ण, जो है वो अंतस्थ वर्ण है।
अगला प्रश्न है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन से मतलब है जिस व्यंजन को उच्चारण करने में हमें कम प्राणवायु की जरूरत हो, ऐसे व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। पहला विकल्प है खा, अगला विकल्प है गा, अगला है घा और अगला है ठा विकल्प। और इन विकल्पों में से कौन सा व्यंजन जो है वो अल्पप्राण व्यंजन है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। इसके अलावा हमारे जितने अंतःस्थ व्यंजन हैं या र ला वा, इतनी वर्ण जो होते हैं हमारे वो अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा से का वर्ग का है तो पहला, उसके बाद में तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का वर्ग का, चा वर्ग का। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा वर्ण जो है पहला, तीसरा या पांचवें में से आ रहा है। तो जो खा हमारा है वो हमारा दूसरे नंबर पे का वर्ग से आ रहा है, का खा। गा हमारा जो है वो तीसरा वर्ण है। तो घा हमारा कौन सा है वर्ण? चौथा वर्ण है। और ठा हमारा दूसरा वर्ण है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। गा हमारा तीसरा वर्ण होने के कारण अल्पप्राण है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? पूछा जा रहा है घोष वर्ण कौन सा है। विकल्प हमारा है ज, क, ट, च। और में घोष वर्ण कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण या, र, ला, व और आगत व्यंजन जा और उच्छित व्यंजन ड़ा और अढ़ा हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अभी शेष है जितने भी हमारे स्वर होते हैं, 11 स्वर हमारे हैं और 11 स्वर जो हैं वो हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण या, रा, लावा, आगत व्यंजन जा, उच्छित व्यंजन अड़ा और अढ़ा और 11 स्वर हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब मिलान कर लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ण घोष वर्ण में है। ये जा हमारा तीसरा वर्ण है, तो पहले नंबर पे हमको आंसर मिल गया जाकर के कि विकल्प नंबर पहला हमारा सही है जा। एक का हमारा पहला वर्ण है और टा भी पहला है और चा भी पहला है और कहा जा रहा है कि तीसरा, तो तीसरा वर्ण जा है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण ओष्ठ है? जिन वर्णों को हम ओठ से उच्चारित करते हैं वह ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर अ, आ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ से हो रहा है और ई का उच्चारण तालव्य से हो रहा है। अगर उच्चारण करें तो हम खुद देखेंगे कि ई का उच्चारण तालव्य से हो रहा है, तो ऊ जो हमारा है वो हमारा ओष्ठ वर्ण है, क्योंकि जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में काकल्य वर्ण कौन सा है? पूछा जा रहा है काकल्य वर्ण कौन सा है। विकल्प पहला हमारा है य, स, हा और अड़ा, 4 विकल्प है। तो काकल्य वर्ण हमारा हा अक्षर जो है इसे हम काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। केवल अकेला हा ही है जिसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सघोष वर्ण है? निम्न में कौन सा सघोष वर्ण है? इसके पहले प्रश्न में आपने देखा था कि घोष और सघोष वर्ण एक ही होते हैं, चाहे घोष लिखा हो चाहे सघोष लिखा हो। तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया था कि कौन कौन से वर्ण घोष थे, तो इन्हीं वर्णों को देख लीजिए। और यहाँ पर जो विकल्प नंबर हमारे हैं जाकर के पा, था, बा, शा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। पा हमारा पहला है वर्ण और बा जो हमारा है वो तीसरा वर्ण है, प, फ, बा।
इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है, बा आंसर सही है। ये था हमारा दूसरा वर्ण है और सा भी हमारा ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण है, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा सही है, बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? विकल्प हमारा पहला है हा, अगला विकल्प है ला, अगला विकल्प है मा और अगला विकल्प है जा। और इन विकल्पों में से कौन सा वर्ण जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है? तो देखते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं जाकर के। स, स, श और हा वर्ण जो हमारे हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो गर्म होती है, इसीलिए इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो विकल्प में देख लेते हैं कौन मिल रहा है जाकर के। सा, श, स, हा। तो यहाँ पर पहला विकल्प है हा और यही हमारा ऊष्म व्यंजन है। हा वर्ण हमारा ऊष्म व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। विकल्प है 44, 33, 52 और 48। हिंदी वर्णमाला की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो आंसर हमारा तीसरा सही है, हिंदी वर्णमाला की कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कौन से वर्ग में है? पहला है हमारा वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। तो यहां पर स्वरों के बारे में बात चल रही है जाकर के। तो जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से होता है उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। तो अ और आ हमारा निरनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अ और आ हमारा निरनुनासिक स्वर है। वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत उ, ऊ, ओ और औ वर्ण हमारे वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं और अनुनासिक स्वर के अंतर्गत अंक और चंद्रबिंदु वाले वर्ण जो हैं हमारे वो अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक स्वर में हम जब उच्चारण करते हैं इनका तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। अगला प्रश्न है सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो हम देखते हैं 4 विकल्प हमारे सामने हैं कि कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो का वर्ग से, का अक्षर से लेकर के और मा अक्षर तक बीच के सभी अक्षर हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं। पहला विकल्प में है क र ह ल। तो यहां पर ये जो हा वर्ण है वो मां के बाद का है, ला भी बाद का है, तो पहला विकल्प ही गलत हो गया जाके। अगले विकल्प में है या वर्ण पहले ही मिल गया तो मां के बाद का, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो गया। यहां पर देख लेते हैं क च प द, ये वर्ण का से लेकर के मां तक ही हैं और ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, इसीलिए विकल्प हमारा दूसरा सही है। अगले विकल्प में इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें पहला ही वर्ण जो हमारा था वो हा मिल गया जो मां के बाद का है।